वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल लिटरेचर लाइव। दोस्तों, सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर लाइव पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ सत्यजीत रे द्वारा लिखे गए प्रोज ऑड्स अगेंस्ट अस का डिटेल्ड समरी एंड एनालिसिस। से पहले कि हम लोग प्रोज को पढ़ें, थोड़ा सा हम लोग सत्यजीत रे के बारे में जान लें। सत्यजीत रे प्रोनाउंसिएशन 2 मई 1922 to 23 April 1992 was an Indian film director, scriptwriter, documentary filmmaker, author, essayist, lyricist, magazine editor, illustrator, calligrapher and music composer। तो वो एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी थे, जो कि डायरेक्टर भी थे, स्क्रिप्ट राइटर भी थे, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर भी थे, ऑथर भी थे, लिरिसिस्ट भी थे, मैगज़ीन एडिटर भी थे, कैलीग्राफर भी थे और म्यूज़िक कंपोजर भी थे। वाइडली रिगार्डेड एज one of the greatest filmmaker in the history, he is celebrated for works such as the Apu trilogy, The Music Room, The Big City and Charulata। बेसिकली उनका नाम भारत के हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर्स में लिया जाता है, बट उनको उनकी इन मूवीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है, जो इसमें अपू ट्रायलॉजी आ जाती है, म्यूज़िक रूम आ जाता है, द बिग सिटी और चारुलता आ जाता है। रे वॉज बॉर्न इन कैलकाटा टू रिनोन्ड राइटर सुकुमार रॉय रे, हु वॉज प्रोमिनेंट इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स एंड लिटरेचर। उनका जन्म सुकुमार रे, जो कि उस समय एक मशहूर राइटर और आर्ट्स के फील्ड के साथ लिंक रखते थे, कलकत्ता में हुआ। स्टार्टिंग हिज करियर एज अ कमर्शियल आर्टिस्ट, ही वॉज ड्रॉन इनटू इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग। उसने अपना बेसिक जो स्टार्टिंग है करियर की, वो एज अ कमर्शियल आर्टिस्ट की थी, बट बाद में उन्होंने धीरे धीरे करके अपना ध्यान जो है वो फिल्म मेकिंग के ऊपर केंद्रित कर दिया। आफ्टर मीटिंग फिल्म मेकर फ्रेंच फिल्म मेकर जीन रेनॉयर एंड व्यूइंग विटोरियो डे सिकास इटालियन यूनिवर्सिटी फिल्म बाईसाइकिल थीस ड्यूरिंग अ विजिट टू लंदन। और इन जियान रेनॉयर से मिलने के बाद और ये मूवीज़ देखने के बाद उनके ऊपर फिल्म मेकिंग के स्ट्रीम में जाने का जो इंटरेस्ट है वो उत्पन्न होना शुरू हो गया। रे डायरेक्टेड 36 फिल्म इंक्लूडिंग फीचर फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्री एंड शॉर्ट्स एंड authored several short stories and novel primarily for young children and teenagers। और रे ने 36 मूवीज़ बनाई, जिसमें बहुत सारी मूवीज़ भी थी, शॉर्ट फिल्म भी थी, डॉक्यूमेंट्री भी थी। उसके साथ साथ उन्होंने काफ़ी शॉर्ट स्टोरीज़, नॉवेल्स लिखी जो यंग चिल्ड्रन और टीनेजर्स के लिए थी। फलूदा, द सीयूथ एंड प्रोफेसर शोंकू, द साइंटिस्ट इन साइंस फिक्शन स्टोरीज़, ये उनकी साइंस फिक्शन की स्टोरीज़ हैं। तारिनी खुरो, द स्टोरी टेलर एंड लाल मोहन गांगुली, द नॉवलिस्ट और पॉपुलर फिक्शनल करेक्टर क्रिएटेड बाय हिम। और ये उनके द्वारा क्रिएट किए गए नॉवेल्स में ग्रेट फिक्शनल करेक्टर्स हैं। 1970 ही वॉज अवॉर्डेड एन ऑनरेरी डिग्री बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस को देके 1970 में उनको एक ऑनरेरी डिग्री देकर भी सम्मानित किया गया। रेस फर्स्ट फिल्म पत्थर पंचाली won 11 इंटरनेशनल प्राइजेज इंक्लूडिंग द इनॉग्रल बेस्ट ह्यूमन डॉक्यूमेंट अवार्ड एट 1956 कांस फिल्म फेस्टिवल। उनकी पहली फिल्म पत्थर पंचाली ने 11 इंटरनेशनल प्राइजेज जीते, जिसमें कि उन्होंने बेस्ट ह्यूमन डॉक्यूमेंट अवार्ड, जो कि उस समय पहला ही बारी अवार्ड दिया जाना था, वो अवार्ड भी उन्होंने 1956 के कांस फेस्टिवल में जीता। द फिल्म अलॉन्ग विद अपराजितो एंड अपूर्व संसार from the Apu trilogy, Ray did the scripting, casting, scoring and editing and designed his own credit titles and publicity material। मूवीज़ के रिलेटेड जितनी भी पब्लिसिटी की चीज़ें थी वो सारी की सारी रे ने खुद तैयार की हुई थी। Received many major awards in his career including 32 Indian National Film Awards। रे ने अपने करियर में बहुत सारे अवार्ड जीते, जिसमें 32 इंडियन नेशनल फिल्म अवार्ड्स थे, एक गोल्डन लॉयन, एक गोल्डन बियर, 2 सिल्वर बियर, मैनी एडिशनल अवार्ड्स एट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स। और इसके अलावा भी बहुत सारे जो मेडल्स थे या बहुत सारे अवार्ड जो थे उन्होंने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स और सेरेमनीज़ में भी जीते हैं। एंड एन एकेडमी ऑनरेरी अवार्ड इन 1992। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर्ड हिम विद भारत रत्ना। इसके बाद उनको भारत रत्ना से भी सम्मान किया गया, जो भारत का सर्वोच्चम सिविलियन पुरस्कार माना जाता है। 1992 रे हैड रिसीव्ड मैनी नोटेबल अवार्ड एंड गेन प्रेस्टिजियस पोजीशन ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे ग्रेट अवार्ड्स जीते और अपनी लाइफ में एक अहम पोजीशन जो बना ली थी। तो ये थी ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन सत्यजीत रे के बारे में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू मेन टॉपिक, दैट इज सत्यजीत रेज ऑड्स अगेंस्ट अस। तो बेसिकली ये प्रोज जो है उनके फिल्म करियर का एक्सपीरियंस है कि एज ए फिल्म मेकर उन्हें भारत जैसे देश में कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करा, उन तजुर्बों को उन्होंने इस प्रोज़ में हमारे साथ शेयर किया है।
और वो कहते हैं कि हमारे जैसे देश में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं। पहली डिफ़िकल्टी तो ये है कि हम लोगों के पास थीम्स लिमिटेड हैं। दूसरी, हमारे पास उतने रिसोर्सेज़ नहीं हैं, उतना फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ नहीं है जो कि हॉलीवुड की मूवीज़ के पास हैं। इसीलिए हमारे पास सीन्स के अंदर रियलिटी लाना कई बार मुश्किल हो जाता है। तीसरी, हमारे पास प्रोफ़ेशनली ट्रेन्ड एक्टर और एक्ट्रेसेस नहीं हैं। इसीलिए हम लोगों को लोकल आर्टिस्ट्स के साथ डील करना पड़ता है और कई बार हम लोगों को छोटे से छोटे सीन के अंदर रियलिटी लाने के लिए बड़ी डिफ़िकल्टीज़ को फ़ेस करना पड़ता है। उसके साथ-साथ उन्होंने ये भी बताया है कि जैसे हॉलीवुड की अंदर मूवीज़ ग्रैंडर और स्पेक्टेकल्स के ऊपर बनाई जाती है, बट भारत में जो थीम्स हैं वो ग्रैंडर और स्पेक्टेकल के नहीं, मूड के अकॉर्डिंगली होते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने अपने करियर में बहुत सारी जो ऑब्स्टेकल्स को फेस किया और उन्होंने ये भी बताया कि फ़िल्म मेकिंग के सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट स्टेप ये है कि हम लोगों ने कास्टिंग करनी है। कास्टिंग करने के कहानी चुनी है। कहानी इस तरीके की होनी चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पसंद आ जाए, क्योंकि आफ्टर ऑल लोगों ने ही अपने व्यू पॉइंट देने हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि उसके बाद हम लोगों ने प्रॉपर एक्टर और एक्ट्रेसेस और प्रोफेशनल्स की चूज़ करना है। उनके चूज़िंग के बाद ही हम लोगों ने मूवी को इस तरीके से प्रेजेंट करना है कि वो रियलिटी को डिपिक्ट कर सके। तो इस तरीके से उन्होंने अपने फ़िल्मी करियर की रास्ते में आने वाली डिफ़िकल्टीज़ को, एक्सपीरियंसेस को इस प्रोज़ के ज़रिए हम लोगों से चूज़ किया। वो कहते हैं नो डाउट उन्होंने एक ईज़ी प्रोफ़ेशन छोड़ के डिफ़िकल्ट प्रोफ़ेशन चुना था, बट इन ऑब्स्टेकल्स, इन मुश्किलों के बावजूद भी वो खुश थे कि उन्होंने जिस प्रोफ़ेशन को चुना उस प्रोफ़ेशन में उन्होंने लास्ट दम तक बहुत सारी कंट्रीब्यूशंस दी और इन डिफ़िकल्टीज़ को पार करते हुए वो कामयाब भी हुए। इसीलिए वो खुश हैं कि इन ऑब्स्टेकल्स के बावजूद भी वो अपने फ़िल्मी करियर से कभी भी निराश नहीं थे। Now let's start with the pros. Although the precise involvement of filmmaker are not widely publicized, there is a generally vague awareness that filmmaking is a tough business. वो कह रहा है कि फ़िल्म मेकर के बारे में ज़्यादा किसी को नहीं पता, बट फ़िल्म मेकिंग जो है भारत जैसे देश में एक टफ़ प्रोफेशन है, टफ़ बिज़नेस है। There are some films, the big Hollywood blockbuster for instance, which wear the stubbornness of the sleeve as it work. वो कह रहे कई ऐसी हॉलीवुड की फ़िल्में हैं जो अपने बहुत ही फेमस हुई हैं और वो अपने स्लीव्स के ऊपर अपने साथ स्टबॉर्नस लेके आई हैं। बैटल्स, जिसमें हम लोग बैटल्स देखते हैं, ऑर्जीज देखते हैं, अर्थक्वेक देखते हैं, कॉन्फ्लैग्रेशन, ट्रायम्फल प्रोसेशन, हु नीड टू बी होल्ड दैट यू कैन नॉट गीट दिस बाय अ स्नैप ऑफ योर फिंगर। और ये सारी की सारी जो ग्रैंडोर या बड़ी चीज़ें हैं वो इस तरीके से रियलिटी में प्रेजेंट करते हैं कि हम लोग हैरान रह जाते हैं। बट रे बताते हैं कि ये सारी की सारी जो चीज़ें हम लोग हॉलीवुड की बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवीज़ में देखते हैं, ये कोई आसान काम नहीं है। ये बहुत मुश्किल से इन सीन्स को फिल्माया जाता है, बहुत रिसोर्सेज इन सीन्स के लिए ये एक क्लिक में हो जाने वाली जो सीन्स नहीं है। विद द बैकिंग ऑफ मनी, मैन एंड मटीरियल, इट इज़ ईजी फॉर हॉलीवुड टू मेक स्पार्टैकस और फॉर सोवियत रशिया टू मेक अ वॉर एंड पीस। वो कह रहे कि क्योंकि हॉलीवुड के पास एनफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, एनफ ट्रेंड एक्टर्स, एक्ट्रेसेस और अदर प्रोफेशनल्स हैं, इसीलिए उनके लिए ऐसे सीन्स को क्रिएट करना, स्पार्टैकस जैसी मूवी को बनाना या रशिया के लिए बड़ी बड़ी लड़ाई और शांति की सीन्स को क्रिएट करना, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। क्योंकि हम लोगों को बेसिकली चाहिए क्या, अच्छी टेक्नोलॉजी के लिए अच्छे फाइनेंस के साथ साथ हमारे पास ट्रेंड एक्टर्स और एक्ट्रेसेस और दूसरे प्रोफेशनल, जब ये सारी चीज़ें उनके पास अवेलेबल हैं तो उनके लिए इन सीन्स को प्रेजेंट करना, इन सीन्स को फिल्मी पर्दे पर फिल्माना, सिल्वर स्क्रीन पर फिल्माना कोई बड़ी बात नहीं है। In Madrid, they will show you the city of Rome and Moscow and Peking, which were built for costly co-production and left standing as tourist attraction. माद्रिद में ही वो आपको ऐसे सेट दिखा देंगे जहाँ पे आपको लगेगा आप रोम या मॉस्को में घूम रहे हो, और ये इसलिए बने होते हैं। ये बड़े बड़े सेट के ऊपर बड़े बड़े पैसे लगा के उन्होंने इसको ना केवल मूवीज़ के लिए बल्कि एज ए टूरिस्ट स्पॉट भी यूज़ किया होता है। बट हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि हम इतने बड़े बड़े सेट्स को क्रिएट कर सकें। उस समय की बात है, अब तो चलो हमारे पास भी थोड़ा सा बेटर हो चुका है फिल्म मेकिंग का जो लेवल है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस, क्योंकि अब हमारे पास भी टेक्नोलॉजी या रिसोर्सेज या ट्रेंड एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की कमी नहीं है।
Here in India and more particularly in Bengal, we dare not plunge into epics as vast as these. वो कह रहा कि पर यहाँ पे हमारे यहाँ पे भारत में और स्पेशली बंगाल में हम लोग इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते कि हम लोग इतने बड़े बड़े एपिक्स के ऊपर मूवी बनाएं. फॉर वन थिंग वी डू नॉट हैव मनी. पहली चीज़ हमारे पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है. इवन इफ़ वी डू हैव सम मनी वी वुड नॉट हैव द मार्केट. अगर हमारे पास मनी है तो हमारे पास ऐसे दर्शक अवेलेबल नहीं है जो ऐसी मूवीज़ को पसंद करें. और आफ्टर ऑल मूवीज़ बनाई किस लिए जाती हैं कि दर्शक देखें, क्योंकि अल्टीमेटली मूवी अकेले डायरेक्टर ने नहीं देखनी, एक्ट्रेस ने नहीं देखनी. मूवी के बारे में जो रिव्यू आने हैं वो रिव्यू तो दर्शकों ने ही देने हैं. और अगर दर्शक ही उस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर उसके ऊपर पैसे खर्च के भी कोई फ़ायदा नहीं है. एंड सर्टनली नॉट द नो हाउ टू कम्पीट विद हॉलीवुड. और यही कारण है कि हम लोग अभी तक ये नहीं जान पाए कि किस तरीके से हम लोग अपनी मूवीज़ के साथ हॉलीवुड की मूवीज़ के साथ compete कर सके. दैट इज़ वाई एंड नॉट बिकॉज वी डू नॉट हैव रीडायरेक्शन वी हैव चूजन फॉर अवर सेल्स द फील्ड ऑफ इंटीमेट सिनेमा, द सिनेमा ऑफ मूड एंड एटमोसफेयर रादर दैन ग्रैंडर. वो कह रहे कि इसका मेन कारण ये है कि हम लोगों ने अपने लिए इंटीमेट सिनेमा, इमोशंस वाला सिनेमा चुन लिया है जो मूड और एटमॉस्फेयर के मुताबिक चलता है, ना कि ग्रैंडर और एपिक्स के मुताबिक चलता है. और हॉलीवुड में जो मूवीज़ बनती हैं वो ग्रैंडर और एपिक्स के ऊपर बनती हैं, ग्रेट स्पेक्टेकल्स के ऊपर बनती हैं. इसीलिए वो मूवीज़ वास्ट स्केल पे देखी जाती हैं. और हमारी मूवीज़ जो है वो लिमिटेड स्केल में भारत के दर्शकों तक ही सीमित रह जाती हैं. इट इज़ अम्यूजिंग टू रिफ्लेक्ट दैट the favorite publicity catchlines of the blockbuster 2 years in the making might equally will have been applied to first such intimate film that I met. वो कह रहे कि ये बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि जैसे बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर हॉलीवुड की होती हैं वो लाइंस जैसे लिख देते हैं कि 2 इयर्स लगे इस फिल्म को बनाने में उसकी पब्लिसिटी के लिए, तो उसी तरीके से ये मेरी पहली इंटीमेट जो उसके मैंने क्लोज ह्यूमन रिलेशंस को एनालाइज़ किया था उसके ऊपर भी ये जो लाइन है वो अप्लाई की जा सकती थी. पत्थर पौंचाली जिसका नाम पत्थर पौंचाली था, तो पत्थर पौंचाली रे की पहली फिल्म थी. बट हेयर द फ्रेज वुड हैव हैड केडेंस ऑफ डायज एंड नॉट अ फैनफेयर. बट यहाँ पे जो ये फ्रेज़ होती ये फ़ैन को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं बल्कि उनको ये दिखाने के लिए होती कि इतनी सी मूवी थी उससे भी 2 साल लगा दिए. बिकॉज फॉर लॉन्ग स्ट्रेचेस वी जस्ट सेट आइडल फॉर लैक ऑफ फंड. क्योंकि हम लोग ज़्यादा लंबे समय के लिए वहाँ पे तो सीन्स क्रिएट करने के लिए, सेट्स क्रिएट करने के लिए उनको टाइम लगता है. बट हम लोगों के पास तो ज़्यादा लंबा समय इसलिए खिंच गया क्योंकि कई बार हमारे पास पैसे नहीं होते थे शूटिंग करने के लिए, इसीलिए हम लोगों को लंबी लंबी ब्रेक्स लेनी पड़ती थी मूवीज़ के अंदर. एंड वट मनी रिसीव्ड कम इन स्मॉल ट्रिकल. और जो पैसा हमारे पास आता भी था वो भी थोड़ा थोड़ा करके आता था. इसीलिए हम लोगों की जो मूवीज़ थी उस समय की उसे बनाने में हमें लंबी अवधि लग जाती थी. और इसीलिए हमारा कंपैरिजन फिर हॉलीवुड की मूवीज़ के साथ नहीं किया जा सकता था क्योंकि वो भी लंबे समय के बाद बनती थी बट वहाँ पे ग्रैंडर स्पेक्टेकल होता था. बट हमारे यहाँ पे मनी और दूसरे रिसोर्सेज की कमी होने के कारण हम लोगों की मूवी जो थी ज़्यादा लंबा समय रहती थी और जो मूवी होती थी वो मूड और एटमॉस्फेयर के मुताबिक ही बनाई जाती थी. Speaking of myself, as far as financial backing is concerned, things are not as bad they used to do when started out. वो कह रहा है कि जितना मैं बताना चाहता हूँ फाइनेंशियल बैकग्राउंड के बारे में अब मेरे लिए उतनी मुश्किल नहीं है जब मैंने इस प्रोफेशन में एंट्री की थी. डज दिस सजेस्ट दैट नो आई हैव ए कुशी जॉब मेकिंग फिल्म रेदर दैन ए टफ वन. वो कह रहा है कि इसका मतलब ये नहीं है कि अब मेरे पास एक आसान फिल्म मेकिंग की प्रोसेस है पहले जो मेरे पास बहुत मुश्किल थी. नॉट बाय अ लॉन्ग शॉट. वी हेयर द बी सेट विद ए वेरी स्पेशल सेट ऑफ प्रॉब्लम indigenous to the police and arising out of special code that guide our lives and shape our destinies. Let us begin at the beginning. तो वो कह रहा है चलो मैं शुरुआत से तुम्हें बताता हूँ हाउ डू वी गेट अबाउट मेकिंग अ फिल्म, कि फ़िल्म कैसे बनाई जाती है, फिल्म मेकिंग के स्टेप्स क्या हैं. What is the first step? To find a story, of course, a property, as they say, no from assuming that the choice is made by director, which is as it should be. Also, you mean that he has taken up profession merely to fool about who is chancellor medium in hope of making some quick money. We can be certain that this choice is based on 2 major consideration. वो कह रहा है कि सबसे पहली चीज़ ये है कि हम लोगों ने फ़िल्म की कहानी का चुनाव करना है. और फिल्म की कहानी का चुनाव केवल डायरेक्टर की पसंद का नहीं होना चाहिए कि डायरेक्टर ने इस प्रोफेशन को इसीलिए चुना है कि वो जल्दी से मूवी बना के क्विक मनी बना सके. वो कह रहा है कि फ़िल्म मेकिंग के लिए कहानी को चूज़ करने के लिए भी हम लोगों को 2 स्टेप्स को ध्यान में रखना है. पहला स्टेप, हिज अफिनिटी विद द थीम ऑफ द स्टोरी एंड हिज बिलीव दैट स्टोरी वुड मेक ए गुड फिल्म. पहली चीज़ तो ये कि डायरेक्टर को खुद स्टोरी के बारे में पूरी के तरीके से क्लैरिटी होनी चाहिए, अफिनिटी होनी चाहिए. और
उसे पता होना चाहिए कि उस थीम के ऊपर अगर वो मूवी बनाता है, तो वो एक अच्छी मूवी बन सकती है। इफ़ द डायरेक्टर इज़ नॉट अ ग्रीन हॉर्न ही विल ऑल्सो हैव टेकन इनटू अकाउंट हिज पब्लिक। और दूसरा सबसे मेन चीज़ है कि अगर डायरेक्टर केवल सेल्फ सेंटर्ड नहीं है, तो वो अपने साथ साथ दर्शकों का ध्यान भी रखेगा कि दर्शकों के टेस्ट के अकॉर्डिंगली मूवी को बनाएगा। एक्सपीरियंस हैज़ टॉट इन दैट दिस वुड बी फॉर हिज ओन गुड। और वो कह रहा है कि मुझे तजुर्बे ने ये बता दिया है कि अगर मैं मूवी दर्शकों के टेस्ट के मुताबिक बनाऊँ, तो वो मेरे लिए एक एज ए फिल्म मेकर अच्छी प्राप्ति है। If his film did not bring back its scores, his backers would lose faith, and when one better loses his faith in director, other factors tend to follow suit. As a result of which, in no time, the director finds himself branded as a bad risk. So the voice data learns to lower his brow a little. तो इस तरीके से वो कह रहा है कि अगर फ़िल्म उनको अच्छा पैसा वापस नहीं लेके देती, जितना पैसा इन्वेस्ट किया उसका बेनिफिट नहीं देती, तो जिस फाइनेंसर ने मूवी के ऊपर पैसे लगाए हैं, वो अपना विश्वास डायरेक्टर के ऊपर से खो देगा, और उसके विश्वास खोने से बाकी मार्केट में भी उसके ऊपर से विश्वास उठ जाएगा, और कोई भी उससे मूवी नहीं बनवाएगा, और उसके ऊपर टैग लग जाएगा कि इससे मूवी बनाना एक बड़ा रिस्क है। इसीलिए कि अपनी पसंद की जगह लोगों की पसंद की मूवी बनाएं, ताकि हम लोगों ने जितना पैसा इन्वेस्ट किया है कम से कम वो पैसा आ सके, और हम लोग अगली मूवीज़ के लिए अपने लिए इन्वेस्टर्स या फाइनेंसर को खोजने में हम लोगों को डिफ़िकल्टी ना हो। इट मीन्स दैट ही कैन नॉट ऑपरेट ऑन द लेवल ऑफ फैशनेबल एस्थेट लाइक एलन रेसेंस। एवेंटगरिज्म इज़ अ लग्जरी विच वी कैन नॉट ईट ए फूड इन आवर कंट्री। इसका मतलब ये है कि वो केवल अपने सुकून के लिए, अपने आराम के लिए मूवी नहीं बना सकता। वट वी कैन डू एंड डू प्रॉफिटेबली एक्सप्लोर न्यू थीम्स, न्यू एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी, न्यू फेसिट्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। और वो कह रहा है कि फिर हम लोग कर क्या सकते हैं, हम लोगों को समाज में नए नए थीम्स, नए नए पहलू, नए नए इंसानी रिश्तों के ऊपर मूवीज़ बनाने की कोशिश करनी चाहिए। बट इफ़ यू वॉन्ट टू do that and be serious and artistic about it, you cannot afford sugar your pill for the masses used to tasty morsels of make believe. You have to be content with a minority of public, which in turn means that you have to have a tight rein on your budget. वो कह रहा है कि इस बात को भी हम लोगों ने ध्यान रखना है। ज़रूरी नहीं कि आपकी मूवी फिर भी सभी लोगों को पसंद आए, इसीलिए आप लोगों ने अपने बजट को टाइट रखना है कि आप उतने ही पैसे खर्च करो जितने आपको उम्मीद है कि आपकी मूवी कमा सकती है। ये ना हो कि आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाए और आपका जो गेन है वो कम हो जाए। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि फ़िल्म के स्टोरी चूज़ करने में भी हमारे जैसे देश के अंदर बड़ी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है डायरेक्टर को। Balancing the budget tricky as it is, unfortunately not only the problem is that serious filmmaker faces, और दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि किस तरीके से बैलेंस करना है बजट और रिसोर्सेज के बीच में, कि जितने मेरे पास पैसे हैं, जितने मेरे संसाधन हैं, उतने ही मैं मीन्स को यूज़ कर सकूं। इन दी चॉइस ऑफ दिस स्कोर इटसेल्फ ही इज़ फेस्ड विद लिमिटिंग फैक्टर नॉन एग्जिस्टिंग इन अदर कंट्री। और हमारे जैसे देश में हमारे पास लिमिटेड फैक्टर होते हैं। फॉर इंस्टेंस ए फुल ब्लडेड ट्रीटमेंट ऑफ स्टोरी ऑफ फिजिकल फैशन ए स्टोरी इज़ ग्रेट वन कर्मा और नॉट लैकिंग इन वन लिटरेचर इज़ अनथिंकेबल इन इंडियन स्क्रीन। वो कह रहा है कि एक ऐसी कहानी जिसमें हम लोग फिजिकल फैशन को दिखा सकें, वो इंडियन स्क्रीन पे ऊपर फिल्माना आसान नहीं था उस समय। आई यूज़ अ शॉट ऑफ कपल किसिंग इन देवी बट डिड नॉट वेंचर बियॉन्ड अ लॉन्ग शॉट विद लवर्स स्टिल हॉटेड बिहाइंड अ मॉस्किटो नेटिंग। वो कह रहा है कि नो डाउट मैंने देवी मूवी में एक कपल की किसिंग का सीन ज़रूर दिया था, बट उसके बियॉन्ड मैं नहीं जा सका था कि मैं उस सेंसुअस, उस इंटीमेट सीन को और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखा सकता, क्योंकि हमारा इंडियन ट्रेडिशन, हमारे इंडियन कल्चर में ऐसी चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं थी। I am sure if I had gone in for a close-up and let the action more clearly, catcalls from the lower stalls would have ruined my delicate mood setting or soundtrack or shredding crickets and distant holding checkers. The scenes of love making in Indian film are therefore being reduced to formula of clasping hand. और वो कह रहे हैं कि यही कारण है कि हमारे यहाँ पे इन चीज़ों को हमारे कल्चर, हमारा लोगों का टेस्ट एक्सेप्ट नहीं करता। इसीलिए वो कह रहे हैं कि हमारे मूवीज़ में लव मेकिंग जो है ज़्यादा से ज़्यादा हाथ पकड़ने के लिए, एक दूसरे के तरफ लंबी लुक्स देखने के लिए, या फिर एक दूसरे को गले लगाने तक ही सीमित है। नॉट टू स्पीक ऑफ लव डुएट सॉन्ग, आर्टिफिशियल रोमांटिक बैकड्रॉप सोल्यूशन इज़ द डेड वेट ऑफ ऑल्टेफ विक्टोरियन मॉरल कन्वेंशन वी रिड्यूसेस द बेस्ट डायरेक्टर टू टेकिंग रिफ्यूज इन द इस डिवाइसेस। और इसीलिए हमारी मूवीज़ में हम लोगों ने लव को इंटेंस दिखाने के लिए सॉन्ग्स या और ऐसी चीज़ों का सहारा लिया है।
Speaking of myself, I would, in these circumstances prevailing, sooner or discard a story, however good, that call for an open treatment of the love aspect by delusion. वो कह रहा है कि अगर आप मेरी बात करो तो मैं ऐसी स्टोरी को रिजेक्ट कर दूंगा जो ओपन लव मेकिंग सीन को डिमांड करती हो, क्योंकि मुझे पता है मैं ऐसी मूवी बना दूंगा तो वो लोगों के टेस्ट के मुताबिक नहीं होगी. Let us now see how far we can go with the printing theme here. Can we make an advice and consent? अब देखते हैं कि हम लोग कौन से थीम्स के ऊपर मूवीज़ बना सकते हैं. स्टोरी के बाद कौन सी स्टोरी के लिए हम लोग थीम चुन सकते हैं. ए डॉक्टर स्ट्रेंज लव, ए जजमेंट और अ नंबर? आई थिंक नॉट. कैन वी शो अ करप्ट कांग्रेसमैन? आई शुड लाइक टू ट्राई एंड फाइंड आउट बट माई गेस इज दैट वी कैन नॉट. कि क्या हम लोग डायरेक्ट किसी पॉलिटिशियन किसी और चीज़ को अटैक कर सकते हैं हमारे देश की मूवीज़ को? नहीं, वो कहता हम लोग ऐसा नहीं कर सकते. कैन वी शो अ पुअर बैंक क्लर्क गेटिंग रिच बाय ड्यूबियस मीन्स एंड वियरिंग अ गांधी कैप टू हाइड हिज पार्टनर्स? वो कह रहा है कि क्या हम लोग एक गरीब क्लर्क को गलत रास्ते से अमीर होता हुआ दिखा सकते हैं जो कि गांधी टोपी पहन के रहता हो? वी कैन बट वी मे बी आस्ड एज आई वाज बाय द बोर्ड ऑफ सेंसर टू पेंट द कैप ब्लैक ऑन द सेलुलॉइड. बट वो कह रहा है कि हाँ हम लोग ऐसा कर सकते हैं, बट मेरी सेंसर बोर्ड ने जैसे मेरे साथ किया था कि तुमने इसे बना तो लिया पर उस कैप को बैक से ब्लैक कर दो ताकि वो गांधी कैप ना लगे, ताकि वो चीज़ हमारे लोगों को किसी चीज़ के ऊपर आपत्ति ना हो. If you want to show an office boss supposed to be small-minded by having him make snide remarks about an Anglo-Indian employee whom you have portrayed in sympathetic way, you may be thought of as sharing the boss, and this will hold you in Delhi when your film comes up for an official prize. And heaven help you if you take a classic and deviate from the tiniest bit from it, because then you have host of intellectual turning at moment notice into our horde of belligerent tyrants will scoop down on you and tear you limb from limb. वो कह रहा है कि सपोज़ आपने एक बॉस के ऊपर मूवी बनाई है और एक ऑफिस के ऊपर मूवी बनाई है कि एक ऑफिस में बॉस किस तरीके से अपने एक एंग्लो इंडियन एम्प्लॉई को इल ट्रीट कर रहा है. वो कह रहा है कि वो मूवी भी जब दिल्ली में किसी ऑफिस के अंदर या प्राइज़ के लिए जाएगी तो वहाँ पे भी जो बॉसेस होंगे वो इस मूवी के अगेंस्ट हो जाएंगे. और सपोज़ अगर आपने किसी एपिक को अपने थीम के लिए चुन लिया है और आप ज़रा सी भी छेड़छाड़ उसकी कहानी में कर देते हो, तो यहाँ पे बैठे लोग जो धर्म के हैं या अलग अलग पार्ट्स के हैं वो आपके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी शुरू कर देंगे कि आपने उनकी धार्मिक भावनाओं को उनके एपिक के साथ छेड़छाड़ की है. तो इसीलिए हमारे जैसे देश में थीम्स चुनने भी बड़े मुश्किल हैं. द अपशॉट ऑफ ऑल इज़ दैट story was you have to parade with a song with the Nehru Field and some of your cherished ambition. You have to wait until good sense prevail amongst the power that be. तो इसीलिए आपको अगर स्टोरी की बात करनी पड़े तो आपको स्टोरी ऐसी चुननी है जो सरकारों को पसंद आए. और अदरवाइज़ अगर आप कुछ अपनी एम्बिशंस को बड़ी बड़े स्पेक्टेकल्स को या एपिक्स को फिल्माना चाहते हो तो आपको वेट करनी पड़ेगी कि कब हमारे लोगों के अंदर जागृति है या कब पावर अच्छे हाथों में है कि हम लोग ऐसी मूवीज़ भी अपने यहाँ पे बना सकें. Let us now assume that you have a good script that you feel would make a good film and you are better also feels that worthwhile proposition. But next, casting of course, the first step is the process of interpretation. तो अब सपोज़ कर लें हमने कहानी का चुनाव कर लिया, अच्छी कहानी का. अब अगला स्टेप कौन सा? अगला स्टेप है हमारा कास्टिंग का, अपने एक्टर एक्ट्रेसेस और दूसरे प्रोफेशनल को चुनने का. सम ऑफ द रूल्स आर ऑफ कोर्स प्री कास्ट. सबसे पहला है कि हम लोग उनकी ऑडिशंस ले लें. इवन व्हेन यू हैव रेड द स्टोरी you could picture X as playing the husband, Y the wife and Z as cute little daughter. और जब आपने कहानी पढ़ी भी होगी आपने माइंड में बनाया होगा कि मैं इस एक्टर को लेना चाहता हूँ, ये हस्बैंड का रोल प्ले कर लेगा, ये वाइफ का, ये बच्चे का. बट वट अबाउट द डॉक्टरिंग टुथलेस 80-year-old grandpa and what about all those big parts that do story men, women, children, peasant, shopkeeper, professor, patient, so on and so on. वो कह रहा कि मेन कैरेक्टर तो हम लोगों ने चुन लिए बट वो माइनर कैरेक्टर्स जो मिल के कहानी को कंप्लीट करते हैं उनका चुनाव करना कैसे होगा? वो चुनाव करना हमारे लिए इतना आसान नहीं है. ऑलमोस्ट एवरीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड यू विल फाइंड एजेंट्स हु कीप फैट दोज ईयर्स ऑन अवेलेबल एक्स्ट्रास. वो कह रहा है कि दुनिया में लगभग हर जगह पे हम लोगों के ऐसे एजेंट मिल जाते हैं जो हमारे लिए एक्स्ट्रास को, ऐसे एडिशनल माइनर कैरेक्टर्स को अरेंज करके देते हैं. यू ओनली हैव टू टर्न टू द पेजेस टू पिक योर प्लेयर. वो आपके पास उनका रिकॉर्ड लेके आते हैं, आपको केवल उनमें से चुनाव करना है. इफ़ यू वांट
अननोन यू पुट एड्स इन द पेपर और सेट टैलेंट स्काउटिंग। और अगर आप कुछ नए चेहरों को लेके आना चाहते हो तो आप न्यूज़पेपर में ऐड देते हो और आप उनके ऑडिशंस लेते हो उनको सिलेक्ट करने के लिए। वी हैव नो एजेंट्स हेयर एंड नो टैलेंट स्काउट्स। वो कह रहा है कि बार भारत में ये चीज़ बिल्कुल अलग है, हमारे यहाँ पे कोई भी एजेंट नहीं है। दूसरा, हमारे यहाँ पे ऐसे टैलेंट स्काउट्स नहीं करने दिए जाते, क्योंकि जिस समय ये प्रोफेशन री ने चुना था उस समय भारत में नाचना गाना, मूवीज़ में काम करना, मॉडलिंग जैसे प्रोफेशन को अच्छा नहीं माना जाता। ये माना जाता था ये अच्छे घरे के लड़के लड़कियां जो है इन प्रोफेशंस में नहीं जा सकते थे। तो उस समय हमारे पास बहुत से लैक ऑफ ट्रेन्ड एक्टर्स और एक्ट्रेसेस थे। यू कैन पुट एड इन द डेलीज ऑफ कोर्स, बट माई ओन एक्सपीरियंस दैट पीपल विद टैलेंट सफ़र फ्रॉम एन इनहिबिटिंग फियर ऑफ रिजेक्शन एंड नेवर आंसर एड्स। नो डाउट हमारे पास ये ऑप्शन थी, हम लोग अखबारों में ऐड दे सकते थे, बट वो कह रहे हैं कि हमारे देश में क्योंकि मॉडलिंग एजेंसीज नहीं थी, उन्होंने कई प्रॉपर मॉडलिंग स्कूल नहीं गए थे, तो इसीलिए कई बार टैलेंटेड लोग भी अंदर से डरते थे हमारे पास ऑडिशन देने आने के लिए, कहीं रिजेक्ट ना हो जाएँ। बट यूजुअली गेट सो स्ट्रेट इन टू द वेस्ट पेपर बास्केट। और इसका रिजल्ट क्या होता था, हमारी ऐड भी ज़्यादातर अखबार जो है वो डस्टबिन में डालने के काम ही आती थी। सो यू लेफ्ट टू स्कोर द स्ट्रीट एंड सी इन द फेसेस ऑफ पेडेस्ट्रियन। तो फिर आपके पास और कोई मौका नहीं रह जाता था कि आप सड़कों पे घूमो और वहाँ पे लोगों के चेहरों को देख के अंदाज़ा लगाओ कि ये पर्टिकुलर करेक्टर मेरे मूवी में किसी रोल में फिट आता है या नहीं आता है। और गो रेस मीट्स एंड कॉकटेल्स, वेडिंग रिसेप्शन, या फिर उन जगहों पे जहाँ पे लोगों की भीड़ हो, आप ज़्यादा लोगों से मिल सको, उन जगहों पे जाके आप ऐसा कर सकते हो। इफ़ यू वांट चाइनीज़ एक्स्ट्रास as I did in Aparajito, be for a shot that lasts a minute and a half away, it may land you in a Chinese brothel। वो कह रहे कि अगर आपको चाइनीज़ एक्स्ट्रा चाहिए थे, जैसे मुझे अपराजितो में 1 मिनट का ही शॉट करना था, तो मेरे पास तो कोई एक्स्ट्रा नहीं था, तो मुझे चाइनीज़ कोठों में से जाके वो एक्स्ट्रा लेके आने पड़े। वे यू सिट इन द एंटर रूम डार्क एज प्रीमोडियल केव, द स्मेल ऑफ ओपियम स्टिफनिंग योर नोस्ट्रल। जहाँ पे आपको ऐसी जगह पे बिठाया जाता है जहाँ जो गुफा लगती है, आपके नाक को बार बार अफीम की खुशबू आती है। वाइल मैडम सॉन्टर्स इन एंड आउट शोइंग हर येलोइंग टीथ इन इज माइंड ऑफ होपफुल इन्विटेशन। और वहाँ पे जो उनकी इंचार्ज बैठी है, कोठे वाली बैठी है, वो बार बार अपने पीले दांत दिखाती रहती है और मुझे एक एक करके लड़की दिखाती रहती है। द प्रॉमिस्ड एक्स्ट्रास stick hours to show up, but you here stuck not because there is a blinding rain outside, but because you hope to get the shot as you planned it। और इसके बावजूद भी आपको ये श्योरिटी नहीं है कि इन अनप्रोफेशनल एक्टर और एक्ट्रेसेस से आप उतने परफेक्टली शॉट को परफॉर्म कर पाओगे जितना आप परफॉर्म करना चाहते थे। आई हैव जनरली बीन लकी इन फाइंडिंग द राइट प्लेयर्स फॉर माई पार्ट्स, बट द पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर इज़ ऑलवेज अराउंड द कॉर्नर। मैं इस मामले में लकी था कि मुझे अक्सर अच्छे एक्टर और एक्ट्रेसेस मिल जाते थे मेरी मूवीज़ के लिए, बट इस चीज़ का डर हमेशा मुझे रहता था कि कहीं ना कहीं इनके जो अनट्रेंड होना वो मेरे लिए नाकामयाबी का एक सिला भी बन सकता है। देयर इज़ जस्ट नाउ एन अलार्मिंग शॉर्टेज ऑफ गुड प्रोफेशनल एक्टर एंड एक्ट्रेसेस ऑफ मिडल एज एंड अबव। भारत में वो कहता है कि अच्छे मिडल एज के प्रोफेशनल एक्टर और एक्ट्रेसेस की बहुत ज़्यादा कमी है। देयर आर रोल्स दैट कैन ओनली बी बोर्ड टू लाइफ बाय प्रोफेशनल। कई ऐसे सीन्स है, कई ऐसे रोल्स है जो कि ट्रेंड प्रोफेशनल के दोबारा ही रियल बनाए जा सकते हैं। पंथर पंचाली could never be made now because छवि विश्वास इज़ नो लॉन्गर देयर। वो कह रहा है कि पत्थर पंचाली, अब मैं चाहूँ तो पत्थर पंचाली को नहीं बना सकता क्योंकि अब छवि विश्वास यहाँ पे नहीं है। जलसा घर, देवी, कंचनजुंगा वर ऑल रिटर्न विद छवि विश्वास। और वो कह रहा है कि जितनी भी मैंने ये मूवीज़ बनाई हैं, ये मैंने छवि विश्वास के करैक्टर को माइंड में रख के बनाई हैं। एवर सिंस ही डाइड, जब से वो मर गए हैं, मुझे लगता है कि मैं ऐसी मूवीज़ दोबारा नहीं बना सकता। आई हैव नॉट रिटर्न ए सिंगल मिडल ईस्ट पार्ट दैट कॉल्स फ्रॉम ए हाइयर डिग्री ऑफ प्रोफेशनल टैलेंट। मैंने कभी भी ऐसा कोई चीज़ नहीं लिखी जो हाईएस्ट टैलेंट के बारे में ज़रूरी चाहिए। ऑन वंस द कास्टिंग इज़ डन आई एम रेडी टू प्लंज हेडलॉन्ग इनटू बिजनेस ऑफ शूटिंग। एक बार कहानी का चुनाव हो गया, थीम का चुनाव हो गया, कहानी के साथ अफिनिटी होगी, करेक्टर की या एक्टर और एक्ट्रेसेस के चुनाव हो गया। अगला काम ये है कि हम लोग जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शूटिंग स्टार्ट कर दें। द स्टूडियोज इन कलकत्ता शो देयर हेलोड पास इन एवरी ग्राफिक ऑन द वॉल, इन एवरी थिएटर ऑन द कैनवस दैट कवर्स द सीलिंग। वो कह रहा है कि जो कलकत्ता में स्टूडियोज़ थे उनकी हालत जो है उनकी दीवारों के ऊपर, उनकी छतों के हालात से लगाई जा सकती थी। सम ऑफ द फैमिलीज़ और प्रोडक्ट दैट इनहेबिट्स दैट रेफर्स हैव लिव्ड देयर सिंस द फाउंडेशन ऑफ द इंडस्ट्री। और कुछ लोग तो जब से जो लोग उन सेट्स को हम लोगों को किराए पे देते थे, वो लोग सदियों से जब से वो बना था वहीं पे वो रह रहे थे विदाउट एनी मेंटेनेंस। द फ्लोर इज़ फिटेड
द कैमरा ग्रोन्स एज इट टर्न्स, द वोल्टेज बिगिंस टू ड्रॉप आफ्टर सनडाउन। फ्लोर जो है वो टूटा हुआ है, कैमरा जो है जैसे घूमता है आवाज़ करता है, जैसे ही अंधेरा होना शुरू होता है, रात होनी शुरू होती है, बिजली फ्लक्चुएट होनी शुरू हो जाती है। द जनरल लेयर ऑफ शैबीनेस इज़ अननर्विंग। तो इस तरीके से बहुत बुरा हाल होता था कलकत्ता के स्टूडियोज़ का उस समय। एंड येट आई डू नॉट माइंड दिस एट ऑल, बट इसके बावजूद भी ये चीज़ें मेरी हिम्मत को नहीं तोड़ पाई। आई डू नॉट थिंक ऑफ ऑल दिस हिंड्रेंसेस, मुझे इन ऑब्स्टेकल का, इन मुश्किलों का कोई लेना देना नहीं था। आफ्टर ऑल वी हैव दीज एक्शंस टू मेक अ फिल्म एंड इट इज़ विद इन अस टू मेक इट बैडली और एज वेल। और वो कह रहा है कि ये सारी ऑब्स्टेकल हम लोगों को फिल्मों बनाने में आनी ही थी, और ये हमारे ऊपर है कि हम इन ऑब्स्टेकल, इन रुकावटों को किस तरीके से लें और हम लोग अपनी मूवी को अच्छे बनाएं या बुरे बनाएं। दिस इज़ द बिजनेस ऑफ मीन्स दैट फोर्सेज अस टू इकोनॉमिकल एंड इन्वेंटिव एंड प्रिवेंट अस फ्रॉम टर्निंग क्राफ्ट्समैन टू एन एंड इटसेल्फ। ये ऐसा बिजनेस है जो हम लोगों को बजट को मैनेज करना सिखाता है, और केवल ये नहीं कि क्राफ्टमैनशिप को ही हम लोगों ने एंड मान लेना है। एंड देयर इज़ समथिंग अबाउट क्रिएटिंग ब्यूटी एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ शॉर्टनेस एंड ओरिजिन दैट इज़ रियली एक्साइटिंग। और ये इससे बढ़िया फीलिंग नहीं हो सकती जब हम लोग इतने तंग, इतने कमज़ोर, इतने कम रिसोर्सेज के हालातों में भी कुछ अच्छा बना लें। इससे बड़ी फीलिंग, इतनी ऑसम फीलिंग हम लोग कभी नहीं बढ़ सकते। येस आई एम हैप्पी टू बी वर्किंग हेयर, आई एम 1966। इसीलिए वो कहता है कि इन सब ऑब्स्टेकल्स को फेस करने के बावजूद भी मैं खुश हूँ कि मैंने इस प्रोफेशन को चुना। और ये प्रोज़ उन्होंने 1966 में लिखा, यानी कि उन्होंने इस प्रोज़ के अंदर अपने फिल्म मेकिंग करियर के अंदर आए हुए ऑब्स्टेकल के बारे में बताया, फिल्म मेकिंग के मेजर स्टेप्स के बारे में बताया, और उन्होंने अपने कुछ तजुर्बे शेयर किए, और ये भी बताया कि भारत जैसे देश में मूवीज़ बनाना इतना आसान क्यों नहीं है, और क्यों हमारी मूवीज़ हॉलीवुड की मूवीज़ को टक्कर नहीं दे सकती। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नई वीडियोस की अपडेट के लिए बेल आइकन क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।